अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। आज इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 है, जिसमें हम इंश्योरेंस और अदर फील्ड्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं स्टैटिक्स का। तो इंश्योरेंस में करें कि स्टैटिक्स इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस के फील्ड में भी स्टैटिक्स यानी आंकड़ों का बहुत ही बड़ा उपयोग होता है। एक्चुरियल स्टैटिक्स इज मस्ट बी द इंश्योरेंस कंपनी, मतलब जो बीमा करने वालों का आंकड़ा होता है उनके लिए, मतलब कंपनी उनका आंकड़ा इकट्ठा करना कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। थ्रू फिक्स द प्रीमियम, जो प्रीमियम के द्वारा फिक्स किया जाता है। रिलेट्स विच इज़ द बेस्ट ऑफ द मॉर्टेलिटी टेबल्स, जिसको क्या करते हैं, रिलेट्स करते हैं, संबंधित करते हैं किससे, मोर्टेबिलिटी टेबल के थ्रू ही हम इसको, मतलब कहने का मतलब है इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने जो भी बीमा कराए हुए लोग होते हैं उनके आंकड़ों का उनके पास रहना, ताकि वो जिससे वो प्रीमियम लेन देन कर सकें, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मोर्टेबिलिटी टेबल के थ्रू। अच्छा, अब इन रिसर्च के फील्ड में स्टैटिक्स का क्या यूज़ होता है, तो कह रहा है कि मार्केट रिसर्चर, जो भी मार्केट रिसर्चर, जो भी मतलब बाज़ार के शोधक होते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं मार्केट के बारे में, लार्जली डिपेंड्स, जो बहुत ही बड़े पैमाने पे डिपेंड्स, निर्भर करते हैं स्टैटिकल मेथड, मतलब आंकड़ों की विधि पे, आंकड़ों के मेथड पे, इन द ड्राइंग कंक्लूजन, अपने निष्कर्ष को निकालने के लिए, मतलब मार्केट में जो क्या कुछ चल रहा है उसके निष्कर्ष को निकालने के लिए भी स्टैटिक्स का यूज़ किया जाता है। इन मैनेजमेंट में भी स्टैटिक्स का यूज़ किया जाता है। क्या कह रहा है कि स्टैटिकल टूल्स आर यूज्ड वाइडली बाय द बिजनेस इंटरप्राइजेज, मतलब आंकड़ों का जो भी बिजनेस इंटरप्राइजेज होते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज़ करते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ द न्यू बिजनेस, मतलब उनको अपने बिजनेस को कितने हद तक प्रमोट करना है उसमें भी स्टैटिकल टूल्स का यूज़ होता है। फिर कह रहे कि इट ऑल्सो हेल्प इन द असेसमेंट ऑफ अ क्वांटम, और ये क्वांटम मतलब मात्रा का यूज़ करने में, प्रोडक्ट मतलब कितनी मात्रा में बनाना है उसकी गणना करने में भी स्टैट्स का यूज़ होता है। टू बी मैन्युफैक्चर्ड, मतलब कितनी मात्रा में हमें क्या, कोई भी प्रोडक्ट कितनी मात्रा में बनाना है, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 पीसेज, तो ये क्या स्टैटिकल मतलब असेसमेंट किया जाता है कि हमें कितना मार्केट में प्रोडक्ट भेजना चाहिए, उसके लिए भी स्टैटिक्स का यूज़ होता है। फिर कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, कितना उसके लिए, मान लो जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। फिर मार्केटिंग एवेन्यू, फिर कौन सा मार्केट, किस मार्केट में हमें भेजना है उसको, फॉर द प्रोडक्ट एंड द कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, जो भी प्रतियोगी उत्पाद होते हैं या जो भी प्रोडक्ट उत्पाद होते हैं हमें किस मार्केट में कहाँ भेजना है, इन द मार्केट एंड सो ऑन, जिसके द्वारा मार्केट चलता रहता है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट वाले, मैनेजमेंट वाले भी आंकड़ों का यूज़ करते हैं, जिससे उनको सबसे पहले तो प्रोडक्ट के बारे, प्रोडक्ट कितना हमें बनाना है, किस मार्केट में बेचना है, और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना लेबर लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, ये सब क्या है एक स्टैटिकल टूल के तहत ही यूज़ किया जाता है। फिर इंडस्ट्री में स्टैटिक्स का क्या यूज़ होता है, इन इंडस्ट्री स्टैटिक्स इज यूज्ड अ क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो इंडस्ट्री होती है, जो उद्योग होते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। एंड थ्रू द चार्जेस विच हैज़ इज द बेसिस ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या प्रायिकता होती है, कितना यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस प्रोबेबिलिटी के लिए क्या नाम है इंडस्ट्री वाले स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक सामान्य वितरण के लिए भी उसका यूज़ करते हैं। एंड इंस्पेक्शन, निरीक्षण के लिए भी स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं। फिर विच आर द बेस्ड ऑफ द सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग बेस पे होता है, मतलब उसको सैम्पलिंग टेक्निक के थ्रू ही इंडस्ट्री वाले स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं और स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं, आंकड़ों का यूज़ करते हैं। फिर मेडिकल साइंसेज में भी हमारे क्या नाम है आंकड़ों का यूज़, की स्टैटिक्स आंकड़ों का यूज़ किया जाता है। इन मेडिकल साइंसेज जो भी हमारा
मतलब दवाई या मतलब रिसर्च वगैरह होता है। द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बाय द स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट होते हैं, मेडिकल के छात्र होते हैं, वो क्या उनका बहुत ही उनके लिए आंकड़ों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं था, तो सबसे पहले कितना कोरोना से पेशेंट है, क्या वैक्सीन बनानी है, तो सबका पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है, जिसको टी टेस्ट के द्वारा टेस्टिंग की जाती है और उसके एफिशिएंसी को चेक किया जाता है। मान लीजिए वैक्सीन बनाया गया, उसको पहले टेस्ट किया जाएगा, मतलब किस पे काम कर रहा है, कितने एज पे कर रहा है, कितने पे नहीं कर रहा है, किसी को रिएक्शन तो नहीं कर रही है। ये सब क्या, कोई भी जब न्यू ड्रग बनाई जाती है तो उसको टी टेस्ट द्वारा उसको किया जाता है। जैसे इंजेक्शन आर कंट्रोलिंग एंड क्योरिंग, इंजेक्शन जो होता है वो नियंत्रण करता है, क्योर करता है, इलाज करता है, स्पेसिफिक एलिमेंट्स मतलब बीमारियों को का इलाज करता है। इज डन द कैरीड आउट बाय द स्टैटिक्स, और ये सब का मतलब जो भी हम विश्लेषण निकालते हैं, जो भी हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, वो स्टैटिक के द्वारा ही निकालते हैं। कंपैरेटिवली स्टडी, जो भी तुलनात्मक अध्ययन होता है, मतलब किसी भी चीज़ को पिछला क्या हुआ था, अब क्या करना है, कंपैरेटिवली स्टडी जो भी किया जाता है फॉर द इफेक्टिवनेस, वो प्रभावी होना चाहिए ऑफ द डिफरेंट मेडिसिन। मान लो पीछे की दवाई असर नहीं करी थी, अब हमें अलग एक दवा बनानी चाहिए जो हमें मतलब असरदार होनी चाहिए। डिफरेंट मेडिसिन बाय द डिफरेंट कंसर्न, दूसरे हिसाब से बनानी चाहिए ताकि वो ज़्यादा असर करे। कैन ऑल्सो बी मेड बाय द स्टैटिकल टेक्निक्स, और ये सारे काम जो होते हैं मेडिकल फील्ड में भी स्टैटिकल टेक्निक द्वारा ही किए जाते हैं। कि मान लीजिए ये हमने उस पर परीक्षण किया था, वो नहीं हुआ, अब यहाँ पे परीक्षण करें तो क्या क्या कमी रहेगी, वो सारे डेटा हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो चाहे कोई भी फील्ड हो। स्टैटिकल टेक्निक्स ऑफ द T&F टेस्ट इज द सिग्निफिकेंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मेडिकल फील्ड में, टी टेस्ट और F टेस्ट का सिग्निफिकेंस। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ हमारा मेडिसिन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मतलब हर जगह स्टैटिक्स का यूज होता है, बिना स्टैटिक्स के कोई काम ही नहीं होता। अच्छा इन वार, अब वार में देखते हैं कि वार में भी किया जाता है। कह रहा है कि द थ्योरी ऑफ डिसीजन फंक्शन प्रोपाउंडेड बाई a world can be a great assistant to the military or the technical personnel in the plan maximum destruction। कहने का मतलब वॉर में भी स्टैटिक्स का यूज़ किया जाता है कि कम से कम एफर्ट में मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, मतलब कहने का मतलब हम अपने शत्रु का हम कम से कम एफर्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकें, उसमें भी स्टैटिक्स का यूज़ किया जाता है। मोर ओवर द स्टैटिकल डेटा ऑब्टेन्ड इन द पोस्ट वार, और युद्ध के बाद भी फ्यूचर में अब हमें कैसे रिकवर करना, रिवील करना है सम यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसका भी हमें क्या नाम है स्टैटिक्स के द्वारा, आंकड़ों के द्वारा क्या नाम है उसको प्लान किया जाता है। फॉर द मिलिट्री स्ट्रेटजी, मतलब जो भी हमारे सेनाओं की स्ट्रेटजी होती है वो सब एक प्लानिंग होता है कि हमें युद्ध के बाद कैसे उसको रिकवर करना है, कैसे हमें उभरना है, और कैसे कम से कम एफर्ट में शत्रुओं और दुश्मनों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जा सके, ये सब स्टैटिक्स के द्वारा ही होता है। फिर अच्छा अब देखते हैं क्या क्या फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स मतलब क्या क्या कार्य होते हैं स्टैटिक्स के। तो कह रहा है इट प्रिवेंट फैक्ट इन द डेफिनेट न्यूमेरिकल फॉर्म, ये मतलब डेफिनेट न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टैटिक्स नहीं होता, ये सिर्फ एक अनुमान होता है, ये आंकड़ा होता है। इट सिंप्लीफाइड, ये सिंप्लीफाई करता है, मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल का मतलब समझते हैं बिल्कुल सादे तरीके से, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डाटा, मतलब ये जो भी जटिलताएं होती है वो इसको सिंप्लीफाई, साधारण बना देता है स्टैटिक्स। मान लो कोई चीज़ है, हमें नहीं पता है कि इसमें क्या कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, कितनी आबादी थी, क्या है क्या नहीं, तो हम आंकड़ा लेंगे, उसको हिसाब से पता चल जाएगा कि इसमें इतने मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें इतने निरक्षर है, इसमें कुछ पोस्ट ग्रेजुएट है, इसमें ग्रेजुएट है, इसमें कोई डॉक्टर है, तो ये सब स्टैटिक्स के द्वारा ही होता है, ये जो सिंप्लीफाई कर देता है। फिर कह रहा है कि इट प्रोवाइड द टेक्निक एंड द कंपैरिजन, ये हमें प्रदान करता है, मतलब तकनीक, जो भी तकनीकी यूज़ करते हैं उसमें तुलना करने में ये स्टैटिक्स हमें क्या नाम हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन एंड द टेस्टिंग हाइपोथेसिस, और स्टैटिक्स ही जो होता है हमें परिकल्पना वगैरह करने में, टेस्टिंग वगैरह करने में फॉर्मुलेट करता है, बनाता है। इट हेल्प्स इन द फोरकास्टिंग, ये भविष्यवाणी में भी, फ्यूचर के भविष्यवाणी में जो भी ट्रेंड, झुकाव या टेंडेंसीज होते हैं वो सब में हेल्प करता है। जो भी हमारी इच्छाएं या जो भी हमारे झुकाव होते हैं ये फ्यूचर में
इसकी भविष्यवाणी करता है। और ये इट स्टडीज रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप का भी अध्ययन करता है कि हमारे किसके साथ कैसे संबंध हैं, हमारे अमेरिका के साथ कैसे संबंध हैं, हमारे जापान के साथ कैसे संबंध है, ये सब पे अध्ययन किया जाता है ये स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट, और ये सरकार को भी ये आंकड़ा अगर होगा तभी उसको कोई काम कर सकती है, इसीलिए ये गवर्नमेंट में भी हेल्प करता है। अच्छा, क्या क्या लिमिटेशन है स्टैटिक्स के, ये भी हम देखते हैं। स्टैटिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड द इंडिविजुअल। स्टैटिक्स एक ऐसा आंकड़ा होता है जो बहुत सारे लोगों पे किया जाता है, ये कोई एक आदमी, एक व्यक्ति के लिए स्टैटिक्स यूज़ नहीं किया जाता है, यूटिलाइज नहीं किया जाता है, इंडिविजुअल टर्म में नहीं किया जाता है। स्टैटिकल स्टडी क्वालिटेटिव, ये मतलब क्वालिटेटिव फिनोमिना, मतलब उसकी क्वालिटी मतलब समझते हैं विशेषता की संरचना पे जो इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है उसको बताता है। फिर स्टैटिकल लॉ आर नॉट एग्जैक्ट, कोई भी स्टैटिकल, कोई भी आंकड़ों का एक एग्जैक्ट लॉ नहीं है, नियम नहीं बना हुआ है, ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट, जो भी हमारा आंकड़ों का परिणाम होता है, ये अनसर्टेन होता है, ये अनिश्चित होता है। ये नहीं कि हमने फिक्स कर लिया कि यही हमारा होगा, पता चले हम 5,50,000 का लेके आंकड़ा है और वो 60,000, 5,00,000, 6,00,000 हो, 7,00,000 हो, तो ये कभी भी अनसर्टेन होता है, निश्चित नहीं होता है। फिर स्टैटिक्स इज़ नॉट अ सिंपल, कोई भी आंकड़ा इतना आसान नहीं होता है उसको जुटाना। फिर स्टैटिकल डेटा में भी इनकम्पेरेबल, जो भी स्टैटिकल डेटा होता है वो हमेशा क्या होता है, इनकम्पेरेबल और तुलनात्मक होता है। स्टैटिक्स इज़ द लायबल टू द मिसयूज, स्टैटिक्स जो है ये लायबल होता है मिसयूज़ का, मतलब गलत उपयोग करने का। अच्छा, आगे देखते हैं डिस्ट्रस्ट ऑफ द स्टैटिक्स, क्या क्या संदेह होते हैं आंकड़ों में। मैनिपुलेट मतलब छेड़छाड़ करना, किसी भी चीज़ में छेड़छाड़ कर देना। ऑफ द इंफॉर्मेशन, बदल देना उसको अपने हिसाब से। द डिसऑनेस्ट, बेईमान और अनस्क्रूपल्स पर्सन जो होते हैं उनके द्वारा किसी भी आंकड़े में छेड़छाड़ कर देना, ठीक है, जोड़ तोड़ मरोड़ जिसको कहते हैं उसको कर देना। फिर ठीक है, फिर कहते हैं डेलिबरेट ट्विस्टिंग ऑफ फैक्ट्स, मतलब कहने का मतलब जानबूझकर किसी भी चीज़ को, सच्चाई को ट्विस्ट कर देना, घुमा के बताना कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। फैक्ट द पर्सनल एंड द सेल्फिश मोटिव, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी आंकड़े को उसको बिल्कुल घुमा फिरा के गलत तरीके से पेश कर देना, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कोई ऐसी सैंपल हो, कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो जिसको सिलेक्ट नहीं करना था, जिस यूनिट को स्टैटिकल सिलेक्ट नहीं करना था उसको सेलेक्ट कर दिया, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर इनकम्प्लीट डेटा इनकम्प्लीट भी होता है। लैक ऑफ अ टेक्निकल नॉलेज ऑफ स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स आंकड़ों के मतलब जो तकनीकी ज्ञान होता है उसमें भी कमी होती है, ठीक है। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा का क्या मीनिंग होता है वो देखते हैं। कहते हैं डाटा कलेक्शन मीन्स ऑफ द असेंबलिंग, मतलब ये डाटा कलेक्शन का मतलब होता है असेंबलिंग ऑफ द पर्पज, मतलब आप अपने उद्देश्य का समाधान करते हैं। ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन, किसी भी मतलब जांच पड़ताल का, किसी अपने उद्देश्य के जांच पड़ताल का मतलब डेटा कलेक्ट करते हैं। एंटायरली न्यू डेटा, जो बिल्कुल नया होता है। प्रिज्यूम, शायद। नॉट अवेलेबल द पब्लिश सोर्स, जो कभी कभी मतलब पब्लिक सोर्स के ज़रिए भी अवेलेबल भी नहीं होता है। फिर डेटा मीनिंग का क्या मतलब है। डेटा रिफर्स टू द फैक्ट, जो भी डेटा होता है, जो भी आंकड़ा होते हैं वो रिफर्स करते हैं टू द फैक्ट, तथ्यों को, फिगर्स को एंड इन्फॉर्मेशन को, कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, मतलब किसी भी हम अपने स्पेशल उद्देश्य के लिए डेटा और फैक्ट और फिगर को हम क्या करते हैं, रिफ़र करते हैं उसके जिस भी काम में हमें यूज़ करना होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डेटा क्या होते हैं। प्राइमरी मतलब पहले जुटाया इकट्ठा किया गया डेटा, फिर उसी का दोबारा यूज़ किया गया सेकेंडरी डेटा। ये दो टाइप के डेटा यूज़ होते हैं मतलब किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। चूज़ बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, चॉइस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा से क्या हमें अपने पर्पज़ के लिए, अपने उद्देश्य के लिए हमें क्या चाहिए होता है उसका हम चॉइस करते हैं, प्राइमरी चाहिए कि सेकेंडरी डाटा चाहिए। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ इंक्वायरी, हमारा क्या नेचर और क्या स्कोप है हमारे जो भी हमारा पर्पज़ है उसके लिए, वो पहले देखते हैं। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल रिसोर्सेज,
क्या हमें फाइनेंशियल रिसोर्स है, हमारे कैसा फाइनेंशियल स्थिति है, कैसा पोजीशन, हमारे पास कितने पैसे हैं जिससे हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करें या किसी का यूजेज डाटा कलेक्ट करें, तो वो हो जाता है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, कितना हमारे पास समय है, क्या अगर हमारे पास ज़्यादा समय है तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी का यूज़ किया हुआ सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे टाइम पर डिपेंड करता है। फिर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिज़ाइन, अच्छा ये भी देखते हैं कि जो भी अगर अब सेकेंडरी डाटा अगर वो मतलब कितना एक्यूरेट है कितना एक्यूरेट नहीं है, तो फिर हम उस हिसाब से प्राइमरी डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। या तो हम डाटा कलेक्टिंग एजेंसी से ले सकते हैं या प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर प्राइमरी डाटा न्यू एंड ओरिजिनल इन द नेचर, प्राइमरी डाटा जो क्या होता है हमेशा क्या वो नया होता है, ओरिजिनल नेचर में होता है, वो बिना मैनिपुलेट किए होता है, ठीक है। विच आर अ फर्स्ट हैंड, जो सीधे हमारे पास आता है, फर्स्ट हैंड होता है। इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं होती हैं जनरेट की जाती हैं, जनरेट मतलब पैदा की जाती हैं टू अचीव द पर्पस ऑफ द रिसर्च, किसी भी रिसर्च के लिए जो पहले सबसे पहले हमारे पास है उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा के क्या क्या लाभ होते हैं। फर्स्ट एंड न्यू इन्फॉर्मेशन होता है, ये मोर रिलायबल, ज़्यादा भरोसेमंद होता है। फिर फार्मुलेटेड इन सच अ मैनर, इसको हम अपने तरीके से फार्मुलेट कर सकते हैं। विच बेस्ट सूट द पर्पज, हमारे उद्देश्य के लिए जो बेस्ट होता है, ठीक है। फिर मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ अ प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड, क्या क्या तरीके होते हैं। एक्सपेरिमेंट मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड में होता है कि हेयर द रिसर्चर, जहाँ पे जो भी शोध करता है, रिसर्च एग्जामिन करता है, द ट्रूथ कंटेंट, जो भी सच होता है, ट्रूथ कंटेंट इन द हाइपोथेसिस, अपनी परिकल्पना के लिए, बाय द कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट थ्रू विच द डेट एंड द कलेक्टेड, मतलब उसकी कोई भी बंदा कोई जब रिसर्च करता है तो जो रिसर्चर होता है उसको अपनी परिकल्पना के लिए उसको सच्चाई के तह तक जाता है और वो एक्सपेरिमेंट में यूज़ करता है, थ्रू द विच ऑफ द डेटा, डेट आर द कलेक्टेड, कब का डाटा है कब का नहीं है उस पर डिपेंड करता है। फिर सर्वे मेथड से भी किया जाता है। अंडर दिस मेथड डाटा कैन बी कलेक्टेड बाय एनी वन आर मोर द फॉलोइंग वे, मतलब डाटा जो है वो सर्वे से किया जाता है, एक या बहुत से अधिक स्रोतों से किया जाता है। जो सर्वे होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब ऑब्जर्व, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके उसके तरीके से। दिस मेथड रिफर टू द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय वे ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है वो इस मेथड का यूज़ करता है। सो ऑन ऑब्जर्वेशन, अपने परीक्षण में अपने ही ऑब्जर्व के रूप में, विदाउट इंटरव्यूइंग एंड द रेस्पोंडेंट, मतलब बिना किसी दूसरे के इंटरफेयर किए हुए या उसकी जिम्मेदारी पे। इंटरव्यू मेथड से भी डेटा कलेक्ट किया जाता है। इन द इंटरव्यू मेथड, इंटरव्यू का मतलब है जैसे किसी से पूछताछ करना, उसके बारे में जानकारी लेना। अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करके कि हम क्वेश्चन देंगे, लोग उससे बताएंगे हाँ ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो क्वेश्चन रिलेशन टू द प्रपोज, उसके सामने क्वेश्चन रखे जाते हैं। स्टडी इज प्रिपेयर, जो अध्ययन करके तैयार किया जाता है। एंड द आंसर ऑफ फॉर दी क्वेश्चन, या जो भी प्रश्नावलियाँ होती हैं, जो भी हमने क्वेश्चन उनके सामने रखे हैं उनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं फॉर द रेस्पोंडेंट, जो भी सामने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 है जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की, और आगे पार्ट 4 आएगा। आप कृपया इसको अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं और शेयर, लाइक, कमेंट करें, और धीरे धीरे पूरा इंट्रोडक्शन का पूरा चैप्टर ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। तो थैंक्स, बाय, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।